हेलो एवरीवन, लास्ट सेशन जो था वो अपना बीच से ही ट्रिम हो चुका था। तो हम लोग जो लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, लास्ट वीडियो में जो डिस्कस कर रहे थे उसी को अभी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि इंस्टीट्यूट जो पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उन्हें क्या कर रहा है, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको एक बात बताता हूँ वो ये कि ICAI के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड गैप है, AS बेस्ड गैप, इंडेक्स की बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है ना। इंडेक्स का तो अपन ने डिस्कशन कर ही लिया है, अपन बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओल्डर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अब इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, रिवीजन हो रहा है। इन सब का, इन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिवीजन हो रहा है, मतलब इन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रीड्राफ्ट किया जा रहा है एज पर द इंड AS। क्योंकि हमने जो कल डिस्कशन किया, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, उस वीडियो में हमने ये देखा था कि ये जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, राइट, ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉर्पोरेट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? कॉर्पोरेट एंटिटीज के, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे एप्लीकेबल नहीं होते। और कॉर्पोरेट में भी जो स्मॉल कॉर्पोरेट्स है जिनका नेटवर्क 250 करोड़ से कम है, तो ऐसे कॉर्पोरेट के ऊपर तो इंड AS एप्लीकेबल नहीं होते, तो उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे। तो अब आप बोल रहे होगे, ये आपके दिमाग में एक बात सोचने को आ रही होगी कि क्यों भाई एक ही देश में दो दो अकाउंटिंग सिस्टम क्यों? क्या हम छोटे कॉर्पोरेट्स पर भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं लगा सकते? क्या हम सारे के सारे कंपनीज पर, सब इंडिविजुअल्स पर क्यों ना इंड AS लगा दे? ठीक है, तो देखिए, इंड AS आर मोर कंप्लायंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स, जहां पे आपको क्या करना होता है, बहुत क्वांटम में कंप्लायंस जो है वो करना पड़ता है, उसको कंफर्म करना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है कि आप इंड AS से कंप्लाई कर रहे हैं। लेकिन देखो, छोटे जो स्केल के बिजनेस हैं, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम जो स्केल के एंटिटीज हैं, उनके ऊपर ये सारी चीजें हम लोग एप्लीकेबल नहीं करा सकते, बिकॉज उनका बिजनेस का क्वांटम और बिजनेस का वॉल्यूम, बिजनेस का स्केल बहुत छोटा होता है। इवन दो स्टिल इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है कि जो फंडामेंटल पैरिटी है, राइट, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड AS में तो बहुत डिफरेंस है, राइट, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो अकाउंटिंग गाइडलाइंस था वो बहुत कम क्वांटम में, लेस क्वांटम में था। अब इतनी सारी जो अपना बिजनेस जो है वो डेवलप हो चुका है, इतने डेवलपमेंट के बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे एरियाज पे साइलेंट रहता था, तो अपने को साइलेंट एरियाज पे इंटरप्रिटेशंस बनाने पड़ते थे कि भाई इस चीज का क्या करना है। स्टिल इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, जो ये अपने पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनको रिवाइज करके इंड AS के साथ में अलाइन कर रहा है। इंस्टीट्यूट इंड AS के जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, सॉरी लेकिन इसमें जो मेन दिक्कत है वो ये है कि इनको पूरा का पूरा इंड AS जैसा अपन नहीं बना सकते, कुछ एग्जम्पशंस देनी पड़ती है स्मॉल स्केल जो बिजनेस करते हैं उनको, स्मॉल कॉर्पोरेट्स को। तो जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी फंडामेंटल बैकग्राउंड्स पे अलाइन किया जा रहा है। वैसे ही जैसा ये इंडिया ये जो काम कर रहा है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंड AS में बना रहा है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसे कहते हैं हम IFRS फॉर SME, IFRS फॉर SME। भाई SME क्या होती है? ये स्मॉल मीडियम कंपनीज होती है। स्मॉल मीडियम कंपनीज पर, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का फुल फॉर्म है IFRS फॉर SME में, दैट मींस कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो ये जो छोटे कंपनीज हैं इनके ऊपर भी अपने को स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। तो जो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इंटरनेशनल IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो क्या कर रहा है, वो भी छोटे कंपनीज के लिए IFRS बना रहा है ना। तो जो जिनका जो नेटवर्क साइज है वो छोटा है, जिनका बिजनेस ऑपरेशन साइज है छोटा है, वॉल्यूम जो है वो स्मॉल लेवल पे है, तो उनके लिए भी इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने स्टार्ट हो चुके हैं। और जिस प्रोजेक्ट का नाम अपना क्या है, IFRS फॉर SME। कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट इंडिया में भी चल रहा है,
जहां पर इंस्टीट्यूट पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या कर रहा है, पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करके इंड एएस के जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर आईसीएआई जो है, ठीक है, आईएफआरएस फॉर एसएमई आईसीएआई नहीं कर रहा, ये कौन कर रहा है, ये अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये कर रहा है, इसका प्रोजेक्ट है ये। आईसीएआई का तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एक गैप, दूसरा क्या है, इंड एएस बेस्ड गैप। सो इंड एएस में ये है अपना इंड एएस बेस्ड गैप, और इंड एएस में जो भी इंप्रूवमेंट्स, जो भी एडिशन डिलीशन होंगे, ठीक है, सिंस हमने क्या किया है, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ज किया है, अडॉप्ट नहीं किया, तो जब 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 अपना ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईएफआरएस को क्या करेगा, चेंज करेगा, वैसे वैसे हम लोग भी क्या करेंगे, अपने इंड एएस को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे मान लो किसी आईएफआरएस में कोई इंप्रूवमेंट आया, ठीक है, वो आईएफआरएस पुराना हो गया, अब प्रेजेंट सिनेरियो में हमें उस आईएफआरएस को रिवाइज करना है, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऐसा करेगा, ठीक है। तो फिर बाद में इंडिया को भी क्या करना पड़ेगा, उसका रेस्पेक्टिव जो इंड एएस हम लोगों ने कन्वर्ज किया था उसमें भी हम चेंज करेंगे। कन्वर्जेंस का मतलब यही होता है अभिमुख होना, आईएफआरएस के जैसा होना। तो जैसे जैसे अपना आईएफआरएस चलेगा ना, वैसे वैसे इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी उसी चीज को फॉलो करते हुए चलेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ ये वाली बात जो है वो लास्ट वीडियो में आपको नहीं मिली थी, तो ये मैंने अपडेट यहाँ पे कर दी है। डोंट वरी, आपका कोई पार्ट जो है वो मिस आउट नहीं होगा, सारे लेक्चर्स की प्रूफ रीडिंग होती है। और अगर आपको कोई ऐसा कुछ मतलब जो पार्ट है वीडियो का ऐसा मिले जहां पे आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, तो आप मुझे बता सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पर हर चीजों की प्रूफ रीडिंग होकर ही आपको कंटेंट जो है अवेलेबल किया जाएगा। तो कोई लेक्चर अपना बीच में अगर खत्म हो जाता है तो उसका इमीडिएटली जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको उसके नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां तक की बात हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद में हमारा जो इस वीडियो का जो एजेंडा है, इस वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, वो ये है कि एक तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि नेटवर्थ, ठीक है, नेटवर्थ को कैसे कैलकुलेट करना है। 500 करोड़ 250 करोड़ का जो अपन ने थ्रेशोल्ड कल सीखा था, लास्ट वीडियो में जो सीखा था, वो जो वीडियो था उसमें हमने थ्रेशोल्ड जो बनाया था कि 500 करोड़ और 250 करोड़ के कॉर्पोरेट्स को हम क्या करेंगे, इंड एएस के एम्बिट में लेके आ जाएंगे, इंड एएस के दायरे में लेके आ जाएंगे। तो वो नेटवर्थ का कैलकुलेशन कैसे करना है, कब करना है, और किस दिन से इंड एएस एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो ये बात अपने लोग समझ के चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी आपको मैंने अलग से भी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग स्क्रीन पे कुछ जिसको एनोटेशन कर रहे हैं, जो ये सारी बातें लिख रहे हैं, ये बात ऑलरेडी इन पीपीटी में सबस्यूम्ड है। तो ये सिर्फ मैं आपको प्रेजेंटेशन के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट होगा जो आपको नोट करना है, वो मैं आपको बता के चलूंगा कि इस चीज को नोट कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि हम जो यहाँ पे क्लासेस में जो स्लाइड्स पे जो भी लिखते हैं, ये सारी की सारी स्लाइड्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको लेक्चर्स के साथ में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको नोटिंग करने पे तो ध्यान कम देना है, बस केवल आपका काम ये है कि आप उनको समझते जाएं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं कि ये जो कार्विन और कार्व आउट जो हमने सीखा था ना, कार्विन और कार्व आउट, एक बार थोड़ा सा इनको भी डिटेल में अब डिस्कस करके चलते हैं। वहां पे तो मैंने आपको बता दिया सिंपल सी बात कि कार्विन कार्व आउट बेसिकली क्या है कि आपके किसी प्रोविजन को इंसर्ट करना या किसी प्रोविजन को डिलीट करना। अब अपन क्या करेंगे, कार्विन और कार्व आउट का टेक्निकल मीनिंग जो है वो समझेंगे। तो आप एक बार के लिए अपने स्लाइड के पेज नंबर 9 पे आ जाइए, जहां पे अपन को ये वाली बात सीखनी है कि कार्व आउट और कार्विन क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, कार्व आउट और कार्विन बेसिकली मैंने आपको बताया था, आईएफआरएस से हमने डिवीजन जो लिया था ना, कि आईएफआरएस में जो बातें हैं वो बातें इंडिया में नहीं है, राइट। जो बातें आईएफआरएस में है वो इंडिया में नहीं है, या जो बातें इंडिया में है वो आईएफआरएस में नहीं है। कुछ टर्मिनोलॉजी चेंजेस का इशू रहता है। तो देयर आर सम इश्यूज व्हिच कैन नॉट बी मतलब एग्जैक्टली कॉपी पेस्टेड फ्रॉम द आईएफआरएस मदर डॉक्यूमेंट। तो हमें इंडिया में उन सब चीजों से डेविएशन लेना पड़ा। ये डेविएशन ही कार्विन और कार्व आउट है। अब देखो, इसके बारे में अपन बहुत ही डिटेल में और एक एक वर्ड को ध्यान से समझ के चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो कहता है कि कार्विन और कार्व आउट में सबसे पहले जो चीज है वो है
वेरियस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस। सबसे पहले क्या है, वेरियस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिखता हूं टर्मिनोलॉजी चेंजेस, ठीक है, टर्मिनोलॉजी चेंजेस। ये टर्मिनोलॉजी चेंजेस क्या है, तो देखो हमारा जो इंडिया का नोमेनक्लेचर है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, हम बैलेंस शीट बोलते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे हम लोग बैलेंस शीट को बैलेंस शीट कहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं बैलेंस शीट नहीं, ये है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। बैलेंस शीट का नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहां, जो लोग आईएफआरएस फॉलो करते हैं, जिन लोगों के ऊपर आईएफआरएस का फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है, वो लोग बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं बल्कि क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उनका कहने का मतलब ये है कि हमारा काम सिर्फ शीट को बैलेंस करना नहीं है, वी हैव टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन। और बैलेंस शीट का काम भी यही होता है कि आपकी इकोनॉमिक पोजीशन को वो डिपिक्ट करे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करे स्टेक होल्डर्स को कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सो बैलेंस शीट का जो काम है, उस काम के जैसा ही उसका नाम है आईएफआरएस के फ्रेमवर्क में। लेकिन इंडिया में हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं कहा, इसे क्या कहा, इसे बैलेंस शीट ही कहा, और बैलेंस शीट का ही नाम इसे रख दिया। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार सा डिफरेंस हो गया ना, टर्मिनोलॉजी चेंजेस है। यानी वहां पे इसको अपन क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो यहाँ पे अपन इसको क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। जैसे यहाँ पर दूसरी बात जो है वो देखिए क्या कहता है कि हम लोग प्रॉफिट लॉस को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। हम लोग प्रॉफिट लॉस को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L, और वो लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या कहते हैं वो लोग, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यानी हम P&L अकाउंट को P&L अकाउंट कहते हैं जनरली, और कॉर्पोरेट्स में जब अपन P&L ड्राफ्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्योंकि वो अकाउंट्स फॉर्मेट में ड्राफ्ट नहीं होता, इसलिए उसको क्या कहते हैं अपन, स्टेटमेंट ऑफ P&L। वेयरएज आईएफआरएस में उसे क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आई बात समझ में। लेकिन इंडिया में स्टिल हम इसे क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L ही कहेंगे। तो ये हुए आपके चेंजेस, जो क्या है, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस हैं, ठीक है। आईएफआरएस और इंडियस में एक ही चेंजेस हुआ, तो इस चेंज का कोई इंपैक्ट नहीं है, खाली नाम ही तो बदला है ना भाई। आप बैलेंस शीट को फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट कह दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ P&L को स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कह दीजिए, इसमें कुछ वो क्या बोलते हैं, खास बात नहीं है, मतलब कुछ ऐसा कुछ है नहीं, नोमेनक्लेचर जस्ट चेंज हुआ है, ठीक है। फिर कहता है ये तीसरा जो वैरायटी है वो है रिमूवल ऑफ ऑप्शन का। तो ये हो गया टर्मिनोलॉजी चेंजेस। फिर मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूं, रिमूवल ऑफ ऑप्शन। ये क्या चीज है सर, देखो अभी बताते हैं आपको कि ये रिमूवल ऑफ ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑप्शन का मतलब होता है कि सपोज करो आईएफआरएस आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में दो ऑप्शन देता है, ए और बी, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं और बी में जो लिखा है वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं एज ऑफ नाउ, बट मैं एग्जांपल भी नहीं लेना चाहता, बिकॉज वो इंडेक्स हमने, वो आईएफआरएस हमने भी पढ़ नहीं रखे हैं, तो वो एग्जांपल अपने को क्लिक नहीं होंगे। तो हम जब भी कंसर्न्ड आईएफआरएस पढ़ेंगे या कंसर्न्ड इंडेक्स पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको रिकलेक्ट करवा दूंगा कि देखो ये रिमूवल ऑफ ऑप्शन का अपना चेंज है आईएफआरएस से। तो आप समझिए कि कोई भी आईएफआरएस, XYZ आईएफआरएस, किसी भी नंबर वाला आईएफआरएस आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में, जैसे स्टॉक के वैल्यूएशन में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के वैल्यूएशन में, या किसी चीज की अकाउंटिंग के रेफरेंस में, कॉन्टेक्स्ट में आपको कोई ऑप्शंस देता है, सर्टेन ऑप्शंस देता है। और हमने क्या किया, जब इंड AS बनाया तो हमने क्या किया, हमने बोला नहीं सिर्फ यही काम होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन हमने तो रखा ही नहीं, बाकी और कुछ जो बी वाला ऑप्शन है ना वो हमने यहाँ पे लिया ही नहीं। इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑप्शन। क्या कहते हैं इसको, रिमूवल ऑफ ऑप्शन। आ रही बात समझ में। तो ये कहता है रिमूवल ऑप्शन इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस इन Ind AS vis-a-vis IFRS have been made to maintain consistency and comparability of the financial statement to be prepared by following Ind AS. However, these changes will not result into carve out. ये बात है नोट करने लायक कि ये सारे के सारे चेंजेस आपके क्या होंगे, कार्व आउट में नहीं माने जाएंगे। ये कार्व आउट नहीं है। देखिए कार्व आउट क्यों नहीं है, हमने क्या किया, सिर्फ ऑप्शन को ही तो रेस्ट्रिक्ट किया है ना। हमने क्या किया है, देखिए आईएफआरएस जहां बोलता था कि आपके पास में A B C D इतने ऑप्शन है, या आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन है, या आपके पास में कोई दो ऑप्शन है,
हमने कहा नहीं जी, आपके पास में दो नहीं, आपके पास में सिर्फ एक ऑप्शन है, तो इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑप्शंस। बट दीज चेंजेस आर not resulting into carve out. These changes are not resulting into carve out. इनको हम कार्व आउट नहीं कहेंगे। बोलिए समझ में आएगी ये? तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि टर्मिनोलॉजी चेंजेस, ठीक है, टर्मिनोलॉजी चेंजेस के बाद में हमने पढ़ा रिमूवल ऑफ ऑप्शन, जो कार्व आउट में नहीं सबस्यूम्ड किए जाएंगे, कार्व आउट नहीं माने जाएंगे। आई होप ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। फिर कहता भाई चलो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया, व्हाट आर कार्व आउट्स। एक्चुअली फिर कार्व आउट और कार्व इन है क्या, ठीक है। तो कहता देखो, removal of option in accounting principle and practice in Ind AS vis-a-vis IFRS have been made to maintain consistency and comparability of the financial statement to be prepared by following Ind AS. However, these changes will not result into carve out। ये बात तो अपन ऑलरेडी पढ़ ली है। फिर कहता certain changes have been made considering the economic environment of the country, which is different as compared to the economic environment presumed to be in existence by IFRS। यहां इसका कहने का मतलब ये है कि भारत का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, राइट, वो भारत का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से कुछ पर्टिकुलर एरियाज में थोड़ा डिफरेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को सेट असाइड कर आईएफआरएस की बातों को नहीं मान सकते, हमें हमारी बात को मानना पड़ेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो ये कहता है कि दीज डिफरेंसेस आर ड्यू टू डिफरेंसेस इन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन इंडिया। These differences, which are in deviation to the accounting principles and practices stated in IFRS, are commonly known as carve out। इसका मतलब हुआ कि जहां पे हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और पॉलिसीज को डिविएट किया है, हमने आईएफआरएस के साथ में क्लियर डेविएशन लिया है ना, कि आईएफआरएस जो पर्टिकुलर चीज के लिए कोई पर्टिकुलर नॉलेज अपने को देता है, हम उस चीज को ना मानते हुए हम अपनी बात उसके अंदर अगर रखते हैं, तो वो एक प्रकार से क्या है, इंड एस का आईएफआरएस से कार्व आउट है। तो ये हो गया आपका कार्व आउट। आई होप ये वाला कार्व आउट वाला जो पोर्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी फंडामेंटली जहां पे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्या करते हैं, डेविएट करते हैं। ये जो डेविएशन है ये बेसिकली आपका कहां से होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस स्टेटेड इन आईएफआरएस। यानी आईएफआरएस में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिस है उसे ना मानते हुए हम हमारी इंडिया की प्रिंसिपल्स को मान रहे हैं, वही क्या है, एक प्रकार से कार्व आउट और क्या है, कार्व इन। यदि इंडिया कोई प्रोविजन इंसर्ट करता है तो वो हो जाएगा कार्व इन, और यदि इंडिया कोई प्रोविजन को डिलीट करता है तो वो क्या हो जाएगा, कार्व आउट। लेकिन एक बात समझ लेना, कार्व आउट कार्व इन के बाद में ये जो रिमूवल ऑफ ऑप्शन है, इस रिमूवल ऑफ ऑप्शन को कार्व आउट नहीं कहा गया है। तो ये हो गया अपना टेक्निकल डिस्कशन ऑन कार्व इन, कार्व आउट, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस एंड रिमूवल ऑफ ऑप्शन। तो इन सब चीजों से ही इंड एस बना है। यानी आईएफआरएस में आप किसके एडजस्टमेंट करेंगे, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस, दूसरा किसका, कार्व इन, कार्व आउट, और फिर क्या कि ऐसा कोई रिमूवल ऑफ ऑप्शन जो कार्व आउट नहीं है। इन सब चीजों को अगर आप आईएफआरएस में एडजस्ट कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर चीज क्या बन जाएगी, इंड एस बन जाएगी। आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है, आप एग्जांपल पर बन जाइए। मैंने क्या कहा कि जो चीज आईएफआरएस में नहीं है वो इंडिया ने अगर डाली है तो वो क्या हो जाएगा, कार्व इन। तो यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया है, वो अभी हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम स्टैंडर्ड्स को नहीं जानते, स्टैंडर्ड्स को अभी नहीं समझते। तो कहता है बिजनेस कॉम्बिनेशन में इंडिया ने एक अलग से गाइडेंस दिया है जो आईएफआरएस में नहीं था। ये एक एग्जांपल हो गया कार्व इन का। ठीक है, फिर ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट कार्व आउट्स जो है, इसके कुछ अपने को एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर। ये एग्जांपल्स जो हैं, वैसे तो अपने ये एग्जांपल्स जो हैं वो अपन कंसर्न इंड एस को जब पढ़ेंगे तभी ये एग्जांपल्स अपने को समझ में आएंगे। तो एज ऑफ नाउ आप इन सारे एग्जांपल्स को स्किप करके चल सकते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स अपने रेगुलर कोर्स में जहां इंड एस आएगा वहां कवर हो जाएंगे। ठीक है,
फिर आपको ये 16, 17, 18, ठीक है, ये सारी स्लाइड्स अभी नहीं पढ़नी, ठीक है। 19, 20 इसमें तो लिस्ट ऑफ इंडियास है, ये सारी स्लाइड्स आपको नहीं पढ़नी है अभी तक। तो हमने जो अभी तक पढ़ लिया वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं कि कंसर्न पीपीटी की कौन सी स्लाइड्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम सब लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कंप्लायंस विद इंडियस। दैट मीन्स कि अपने को इंडियस का जो कंप्लायंस करना है, राइट, ये कंप्लायंस बेसिकली कैसे हम लोग को करना है, राइट, किस एंटिटीज को हमको इस इंडियस के दायरे में, स्कोप के अंदर लेके आना है। तो कहता है इंडियस का कंप्लायंस एक तो है वॉलंटरी बेसिस पे, जो था सिर्फ 2015-16 में, किसमें था ये 2015-16 में, और दूसरा क्या है मैंडेटरी बेसिस पे, जो किसमें था 16-17 एंड 17-18, ठीक है ना। ऐसे ही फेज बताए थे मैंने आपको, कुल मिला के 3 फेज बताए थे, 3 फेज के अंदर आपका इसका कंप्लायंस होना था। तो यहाँ पे कहता है इंडियस की आज की स्थिति क्या है, अभी आज के दिन 41, आप इसको करेक्ट करके 41 कर लीजिएगा, 41 नोटिफाइड इंडियस है हमारे पास में। आप एमसीए की वेबसाइट पे जाएंगे, आप सीधा गूगल कीजिए नोटिफाइड इंडियस, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने इंडियस एमसीए ने नोटिफाई कर रखे हैं। इंडियस 115 नोटिफाई हो चुका है, इंडियस 11 अब जा चुका है, इंडियस 18 अब जा चुका है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ कुछ ये स्थिति है, 41 इंडियस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड है जो कॉर्पोरेट्स पर एप्लीकेबल हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इंडियस जो हैं थ्रेशोल्ड मीट करने वाले कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, 15 से वॉलंटरी, 16 और 17 से कंपल्सरी बेसिस पर। ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। अब इसमें जो नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि इंडियस को है अपने को ना कंसिस्टेंटली अप्लाई करके चलना है, ठीक है। और एक बार आपने अगर इंडियस अडॉप्ट कर लिए, ठीक है, तो वो ऑप्शन इररिवोकेबल होगा। दैट मीन्स नो रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है आप स्टेप बैक नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने इंडियस लगा लिए तो आप पीछे नहीं हट सकते। जैसे कि सपोज कीजिए आपको वॉलंटरी बेसिस पे इंडियस लगाए आपने, राइट, एंड देन वॉलंटरी बेसिस के बाद में कभी को आपका थ्रेशोल्ड मीट नहीं हुआ, ठीक है। मान लो आपका नेटवर्थ जो है 100 करोड़ है, तो आप कहोगे सर देखो हम लिस्टेड कंपनी नहीं है और हमारा नेटवर्थ भी 100 करोड़ है, लेकिन हमने पहले वॉलंटरी बेसिस पे इंडेक्स लगा लिए थे, लेकिन अब अपन वापस पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप रोल बैक करें, ठीक है। तो ये रोल बैक वाला प्रोविजन अपने लॉ में अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात, रियलिटी के अंदर भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई कंपनी क्या करे, कंसर्न्ड सेट ऑफ जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको पहले तो उसकी ग्रामर को चेंज करके नए में शिफ्ट करे एंड देन फिर उसकी ग्रामर चेंज करके पुराने वर्जन में शिफ्ट करे। तो ऐसा रियलिटी में कोई कंपनी करेगा भी नहीं। एक बार अगर उसको इंडेक्स लग गया तो वो स्टेप बैक नहीं करेगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंडेक्स में आने के लिए बहुत एक कॉम्प्लेक्स टास्क करना पड़ता है, जिसे अपन कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आना, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का मतलब ये बार बार नहीं हो सकता, एक बार होता है, और ये एक प्रकार का ये समझ लो कि कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, क्योंकि आप अपने पूरे के पूरे अकाउंट्स को क्या कर रहे हो, दूसरी लैंग्वेज में लिखने जा रहे हो, ठीक है। तो सीधी बात है, इंडेक्स को आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है और रोल बैक पॉसिबल नहीं है, आप रोल बैक नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपने इंडियस के सेट बनाए, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप जो बुक्स बना रहे हो वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे अगर आप बना रहे हैं, तो आपको दूसरा कोई सेट बनाने की जरूरत नहीं है इंडिया में। यानी कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने नए से बना लिए तो आपको सिर्फ क्या करना है, नए वाले को ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये बाद में ऐसा करने के बाद में सारे के सारे सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिक्वेंट मतलब जैसे सपोज कीजिए आपने इंडेक्स यहां से लगाए, यहां से बाद में आपके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे वो सारे के सारे किसके ऊपर बनेंगे, इंडेक्स के ऊपर बनेंगे। इंडेक्स सेपरेट एज वेल एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी सेपरेट पे भी लगता है और कंसोलिडेटेड पे भी लगता है। अब देखो यहाँ पे मैं सेपरेट और कंसोलिडेटेड पे ज्यादा डिस्कशन तो नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा इस पे डेडिकेटेड चैप्टर है, तो वहीं पे अपन बातें करेंगे। सेपरेट का मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है, राइट। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनी है, ठीक है। तो ये जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है, S1, S2, S3, S4, S5,
ठीक है, इसका कोई एसोसिएट भी है, इसका मान लो कोई जॉइंट ऑपरेशन भी है, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं ये हिंदुस्तान यूनिलीवर से ही प्रभावित होते हैं, यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही इन्वेस्टमेंट है इन सारे एंटिटीज में। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहा जाएगा? जब हिंदुस्तान यूनिलीवर केवल अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं इन सारे ग्रुप मेंबर्स को हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ में क्लब करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे वो अपने होते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब एक ही कंपनी के दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सकते हैं यदि वो ग्रुप कंपनीज हो, ठीक है। बाकी का डिस्कशन कंसोलिडेशन का हम उसके डेडिकेटेड चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो फिर बात कहता है कि आपको इंड एस जो है वो लगाने कब से हैं, आपको इंड एस क्या करने बेसिकली लगाने कब से हैं। तो देखो इसका जवाब अपने को मिलेगा कैसे कि आपका जो थ्रेशोल्ड है ना इंड एस का, थ्रेशोल्ड ऑफ इंड एस, ये बेसिकली क्या है? एक तो आपका नेटवर्थ क्राइटेरिया है, और दूसरा जो है वो है लिस्टिंग क्राइटेरिया, ठीक है। एक तो क्या है आपका नेटवर्थ क्राइटेरिया, दूसरा जो है वो आपका क्या है? लिस्टिंग क्राइटेरिया। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, थ्रेशोल्ड मैंने आपको क्या बताया था? एक तो मैंने आपको बताई थी नेटवर्थ क्राइटेरिया 500 करोड़, और दूसरी क्या बताई थी मैंने आपको? 250 करोड़। एक क्या है 500 करोड़ रुपए और दूसरा क्या है 250 करोड़ रुपए। अब आपको देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि अगर आपको इंड एस लगाने हैं या नहीं लगाने, उसके लिए आपको ये जो नेटवर्थ जो है ये चेक करना पड़ेगा ना। तो ये जो नेटवर्थ क्राइटेरिया आप सबसे पहले चेक करेंगे 31 मार्च 2014। यस, दिस इज द डेट, जिस डेट को आपको क्या करना है, इस कंपनी का, किसी भी कंपनी का अगर इसके ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आ रही है तो उसकी नेटवर्थ को आपको चेक कब करना है? दैट इज 31 मार्च 14 को ही आपको नेटवर्थ चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो भी इसकी नेटवर्थ होगी, सपोज करो 100 करोड़ है, तो नेटवर्थ दोनों के एम्बिट में आ नहीं रहा है, स्कोप में आ नहीं रहा है। अगर मान लो 250 करोड़ है, राइट, तो इसका मतलब स्कोप में आ गया। अगर मान लो 500 करोड़ है, 600 करोड़ है, तो स्कोप में आ गया। इसका मतलब नेटवर्थ का चेक, यानी आप नेटवर्थ किस दिन से देखना स्टार्ट कर देंगे बताइए जरा? तो इसका आंसर है ये नेटवर्थ आपकी 31 मार्च 14 को देखी जाएगी। क्या कब देखी जाएगी? 31 मार्च 14 को। सबसे पहले अपन इस दिन चेक करेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए इस दिन आपकी नेटवर्थ 550 करोड़ हुई, तो आपके आंसर्स क्या होंगे? आपके इंड एस कब से एप्लीकेबल होंगे? मैं आपको केस बना के बता रहा हूं। केस नंबर बी है अगर ये 300 करोड़ हुई, और केस नंबर सी है, ठीक है, 100 करोड़ हुई, तो आपका इंड एस की जो एप्लीकेबिलिटी है वो कब से आनी है? तो देखो यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यहाँ पे कि इंड एस कब से एप्लीकेबल होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर 31 मार्च 14, राइट, फिर बाद में 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया, टाइम स्केल पे मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स को प्लॉट कर दिया है। अब मैं 31 मार्च 14 को अपना जो फर्स्ट केस है वो लेके चलता हूं कि अपना नेटवर्थ कितना है? 550 करोड़। अब आप एक बात बताइए, अगर आपका नेटवर्थ 550 करोड़ है तो अपना जो रोड मैप है वो रोड मैप अपने को क्या कहता है कि जिस कंपनी का नेटवर्थ किससे ज्यादा हो, 500 करोड़ और उससे ज्यादा हो, तो उस कंपनी के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। कब से आ जाएगी? स्टार्टिंग फ्रॉम, बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम 15-16 नहीं, 15-16 तो वॉलंटरी फेज था। 16-17 कहां से एप्लीकेबिलिटी आएगी? 16-17 से एप्लीकेबिलिटी आएगी। इसका मतलब
इस कंपनी की अगर 550 करोड़ की बात करें अपन, तो ये आप जो देख रहे हैं ये एरिया 16 और 17 वाला, ठीक है, यानी 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17, ये वाला जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 2016-17, यहां से आप पर इंड एएस जो है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसका मतलब जब आप 31 मार्च 17 को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो कैसे बनेंगे भैया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेंगे। तो आपने देखो इसका नेटवर्थ का चेक कब किया, ये नेटवर्थ का चेक आपने 31 मार्च 14 से ही करना स्टार्ट कर दिया। ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये अपना था केस नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर सेकंड अपन करते हैं कि यहीं पर अपना जो नेटवर्थ है वो इस बार नेटवर्थ कितना है, वो नेटवर्थ है अपना 300 करोड़। कितना नेटवर्थ है अभी, 31 मार्च 14 को ही हम स्टैंड कर रहे हैं, और 31 मार्च 14 को अपना जो नेटवर्थ है वो कितना है, 300 करोड़। अब बताइए एप्लीकेबिलिटी कहां से आएगी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कब से एप्लीकेबल होंगे, तो 300 करोड़ वाला किस फेज में आता है, ठीक है। अज्यूमिंग ये सब चीजें जो है हम लोग लिस्टेड कंपनी के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि लिस्टेड के लिए अपन ने सेपरेट डिस्कशन रखा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो लिस्टिंग के लिए बात नहीं हो रही, लिस्टेड कंपनी के लिए बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं नॉन लिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ कितनी है, 300 करोड़। अब आप बताइए 300 करोड़ के हिसाब से इसके ऊपर इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी कब से आनी चाहिए, तो भाई आंसर क्या होगा भैया, 300 करोड़ की एप्लीकेबिलिटी तो आएगी फिर बाद में लास्ट फेज में, दैट इज 17-18 ना, कि भाई 250 करोड़ से नेटवर्थ अगर ऊपर होती है या 250 करोड़ होती है तो इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी कब से आएगी, 17-18 से इसकी इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। यानी ये कंपनी जब 31 मार्च 18 को अपने पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एएस के हिसाब से बनाएगी तो कैसे वो बनाएगी, पुराने स्टैंडर्ड से नहीं, नए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इस कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये चेक आप कब कर रहे हैं, 31 मार्च 14 को कर रहे हैं, यानी चेक आप 14 से ही करना स्टार्ट कर देंगे। सपोज कीजिए 14 को ये क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो 31 मार्च 15 को आप चेक करेंगे, फिर आप कब चेक करेंगे, 31 मार्च 16 को चेक करेंगे, फिर कब चेक करेंगे, 31 मार्च 17 को, फिर 31 मार्च 18 को। कहने का मतलब सो ऑन। अब अपन आगे बढ़ते जाएंगे। आ रही बात, आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आई होप ये जो डिस्कशन है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि नेटवर्थ का चेक स्टार्ट कहां से हो जाएगा, 14। ऐसा नहीं कि 14 को ही चेक करेंगे, बाद में कभी चेक ही नहीं करेंगे, 14 को भी चेक करेंगे, 15 को भी चेक करेंगे। इसका मतलब स्टार्टिंग जो है वो 14 से हो जाएगी। बाकी पिछले साल का जो अपना 31 मार्च है, जो अपना ईयर एंड है, वहां से अपन क्या करेंगे, इसका जो नेटवर्थ जो है वो इवेल्युएट करेंगे कि भाई कितना नेटवर्थ है, उसके बेसिस पे अपन लोग डिसीजन लेंगे। आ रही है नहीं आ रही आपको बात समझ में? ठीक है, तो सर पता चल गया कि थ्रेशोल्ड जो है उसको अपने को कब से देखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 14 और एवरी सब्सिक्वेंट ईयर आपको देखना है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? यानी ये नेटवर्थ आपकी देखी जाएगी हर ईयर के 31 मार्च को। हर ईयर के कब? 31 मार्च को आपकी नेटवर्थ का क्या होगा, टेस्ट होगा। अच्छा, इसके बाद में आता है लिस्टिंग कंपनी का क्राइटेरिया। देखो दूसरा क्या है कि अपना एक तो टेस्ट है नेटवर्थ का, दूसरा क्या है लिस्टिंग वाला। अब लिस्टिंग में क्या है ना कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, आपकी कंपनी क्या है, ऑलरेडी लिस्टेड है या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, मतलब अभी लिस्टिंग कराने की कार्यवाही जो है कंपनी की वो चल रही है, तो उस कंडीशन में दोनों ही कंपनी क्या मानी जाएगी, ये लिस्टेड वाले क्राइटेरिया के हिसाब से क्वालिफाइंग कंपनी मानी जाएगी कि भाई इन कंपनियों के ऊपर क्या होने चाहिए, इंडेक्स लगने चाहिए। दूसरी बात ये कंपनी का इक्विटी और डेट, कंपनी का इक्विटी और डेट दोनों में से कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो सकता है। जरूरी नहीं कंपनी के इक्विटी शेयर ही लिस्टेड हो, डेट भी अगर लिस्टेड है तो वो कंपनी इंड एएस जो है उसको कंपनी को लगाने पड़ेंगे।
आ रही बात आपको समझ में? और ये जो लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया आपका 31 मार्च 14 को कभी चेक नहीं होगा। तो लिस्टेड कंपनीज के लिए अपन ये जो क्राइटेरिया चेक करते हैं, ये किसी पर्टिकुलर डेट को नहीं चेक किया जाता, ये चेक किया जाता है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। तो लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है, ये आपको कब चेक करना है? ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको ये क्राइटेरिया क्या करना है? चेक करना है, ठीक है। नाउ यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि सपोज करो 1 अप्रैल को कोई कंपनी लिस्टेड है, 1 अप्रैल को कोई कंपनी लिस्टेड है, उसका स्टेटस लिस्टेड का है, लेकिन 31 मार्च को या 31 मार्च आते आते उसने अपने आप को डीलिस्ट करवा लिया, 31 मार्च तक आते आते उसने अपने आप को डीलिस्ट करवा लिया, तो ऐसे केस में भी आपको इंड एएस जो है लगाने पड़ जाएंगे, इर्रेस्पेक्टिव कि आपने अपने आप को क्या करा लिया है? डीलिस्ट करा लिया है। तो ये जो लिस्टिंग का क्राइटेरिया है ना, अपन नेटवर्थ के क्राइटेरिया के जैसे किसी फिक्स पर्टिकुलर डेट को नहीं देखते, ठीक है। नेटवर्थ का क्राइटेरिया कब देखा जाता है? नॉर्मल जो कंपनीज हैं उनके लिए 31 मार्च 2014 को देखा जाता है, और आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि एनबीएफसी कंपनीज के लिए ये क्राइटेरिया अपन क्या करते हैं? 31 मार्च 2016 से चेक करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेटवर्थ हर साल 31 मार्च को चेक की जाती है, राइट। मिड ऑफ द ईयर में नहीं, बल्कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, और उसके सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर से अपने को क्या करना होता है? या तो इंडेक्स लगाने हैं या नहीं लगाने, उस बात का डिसीजन अपने को मिलता है। और अगर लिस्टिंग क्राइटेरिया की बात की जाए तो देखिए, लिस्टिंग क्राइटेरिया जो है वो आपको ड्यूरिंग द ईयर चेक करना है। क्या करना है? ड्यूरिंग द ईयर आपको चेक करना है कि आपका कंपनी लिस्टेड है या नहीं, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपकी कंपनी ने लिस्टिंग प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी है, यानी सब समझिए कि सब्सटेंशियली आपने अपना जो लिस्टिंग का जो काम है वो सारा काम आपने अगर स्टार्ट कर दिया है, राइट, यानी आपने फॉर्मेलिटीज वगैरह है वो अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आपने काम कर लिया है, या आप लिस्टिंग कराने में लगे हुए हैं अपनी कंपनीज को, तो अगर आप प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में भी रहेंगे तो वो एज गुड एज लिस्टेड कंपनी ही माना जाएगा, और आपके कंपनी के ऊपर क्या लग जाएंगे? इंड एएस लग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, ये कहता है ए लिमिटेड ऑप्टेड टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 16 एज पर इंड एएस, ठीक है। However, on 31st March 16, its net worth was less than 500 crores. Therefore, it wants to prepare the financial statement as per the existing accounting standard only for the period ended on 31st March 17. अब ये केस स्टडी है, अब आपको उसका आंसर देना है। ये कहता है कि हमने 31 मार्च 16 को ही इंड एएस लगा लिए थे, हमने 31 मार्च 16 को इंड एएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा लिए थे। 31 मार्च 17 को हमारा नेटवर्थ क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा, इसलिए हम इस पर्टिकुलर ईयर के लिए जो 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट होगा, 17 को खत्म होगा, केवल इस पर्टिकुलर ईयर के लिए हम लोग इंड एएस लगाना चाहते हैं, सिर्फ इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, सॉरी इंड एएस नहीं, पुराने वाले एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए आप पहले ही इंड एएस लगा चुके हैं, अब अपन ने लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो है एप्लीकेबिलिटी ऑलरेडी आ चुकी है, रोल बैक नहीं हो सकता। तो हमारा कमेंट क्या है? नॉट पॉसिबल, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? बिकॉज देयर इज नो रोल बैक, रोल बैक नहीं हो सकता, ठीक है ना। ठीक है, यही कंपनी का अपना रूल है, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स जो है, अगर आप देखेंगे एमसीए के साइट पे, सॉरी एमसीए के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका यही डॉक्यूमेंट अटैच मिलेगा वहां पर कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 जो अपने को बताता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी जो है वो कॉर्पोरेट पे कैसे आनी है, ठीक है। तो एक बार अगर आपने लगा लिया तो बाद में आपके ऊपर लगते जाएंगे। ये अपना मैंडेटरी कंप्लायंस का पूरा रोड मैप यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, 500-250 करोड़, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपको प्रोविजन एग्जाम के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम में प्रोविजन अगर आप लिखेंगे तो ही
आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना कि इस कंपनी के ऊपर इंडेक्स लगेंगे, हाँ ना, यस नो में आंसर नहीं देना होता है, अपने को प्रोविजन भी एक्सप्लेन करने होते हैं। तो ये क्या कहता है, अपना फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि लिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर। ठीक है, ये 16-17 वाला फेज है अपना। अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ वही 500 करोड़ और मोर। फिर कहता है, बड़ा बड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कहता है कि जिस कंपनी के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग गए हैं उस कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी ऑफ सच, इसको आप अंडरलाइन कर लेना सच वर्ड को, इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट है। लिस्टेड कंपनीज और होल्डिंग सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज ऑफ सच अनलिस्टेड कंपनी, यानी जिस कंपनी के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी आ गई है उस कंपनी के होल्डिंग, उस कंपनी के सब्सिडरी, उस कंपनी के जॉइंट वेंचर, इन कंपनीज पे भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए ये एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी कंपनी, ओके, और एबीसी कंपनी पर इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी आ गई है, यानी इसने या तो थ्रेशोल्ड मेट कर लिया या ये कोई लिस्टेड कंपनी है, कैसे ना कैसे करके इसके ऊपर इंड एएस की जो एप्लीकेबिलिटी है वो आ गई है। तो अब इसके ऊपर इंड एएस की अगर एप्लीकेबिलिटी आ गई है तो इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, इस कंपनी की एसोसिएट कंपनी और इसी कंपनी की जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है, इन तीनों के ऊपर ऑटोमेटिकली, सॉरी चारों के ऊपर, एसोसिएट पे भी, इसके सब्सिडरी पे भी, इसके जॉइंट वेंचर पे, इसके होल्डिंग पे, इन चारों कंपनीज के ऊपर ऑटोमेटिकली इंड एएस लग जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में आप सब लोगों को? ये रूल आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया तो मैं आपको एक केस यहीं पे बताता हूं। जैसे समझिए कि आपका ये एबीसी कंपनी है, इसके ऊपर इंड एएस लग गया। ठीक है, अब इसका एक सब्सिडरी कंपनी है। आप कहेंगे सर इसके ऊपर क्या इंड एएस लगेगा? देखिए इसके ऊपर इंड एएस थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया, जो अपना थ्रेशोल्ड है वो फुलफिल हो चुका है, यानी थ्रेशोल्ड मीट कर लिया एबीसी कंपनी ने। तो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया मीट हो गया एबीसी का, तो क्या एबीसी के सब्सिडरी पे इंड एएस लगेंगे? देखिए इसके ऊपर तो लगेंगे क्योंकि इसने थ्रेशोल्ड मीट कर लिया है। ये लीजिए, तो इंड एएस इसके ऊपर लग जाएंगे। सब्सिडरी पे लगेंगे? जी हाँ बिल्कुल लगेंगे। इसके ऊपर भी इंड एएस लग जाएंगे क्योंकि अपने को कंपनी का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 क्या कहते हैं, उस कंपनी पे और उस कंपनी के सब्सिडरी पे, उस कंपनी के होल्डिंग पे, उस कंपनी के जॉइंट वेंचर और एसोसिएट पे भी इंड एएस लग जाएंगे। अच्छा, फिर मैं कहता हूं अगर इस कंपनी के होल्डिंग पर इंड एएस लग जाएंगे तो अब मैं आपको एक बात जो इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं वो ये है, इस होल्डिंग कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, ये होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है जो हमारा सब्सिडरी नहीं है। समझ पा रहे हो बात आप लोग? होल्डिंग कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी है जो हमारा सब्सिडरी नहीं है। ऐसी कंपनी को हम कहते हैं, ये वाली सब्सिडरी और ये वाली सब्सिडरीज, इन सब्सिडरीज को हम कहते हैं फेलो सब्सिडरीज। इन्हें अपन क्या कहते हैं? फेलो सब्सिडरीज। तो क्या ये इंड एएस फेलो सब्सिडरीज के पे ऊपर ऑटोमेटिकली लग जाएंगे? समझ पा रहे हो बात आप लोग मेरी बात? देखो सर, पहले तो हमको ना सब्सिडरी का तो मतलब पता है, जॉइंट वेंचर एसोसिएट तो हम वैसे ही नहीं समझे। ठीक है,
आप में से कुछ लोग, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आपके बहुत लोगों को मालूम होगा जेवी एसोसिएट्स क्या होते हैं, बट हाँ जो लोग आईपीसीसी पास आउट करके आए हैं या जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है कंसोलिडेशन में, वो जॉइंट वेंचर एसोसिएट जैसे शब्द उन्होंने शायद ना सुने हो। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इन सब चीजों का जिक्र जो है होने वाला है। अभी के लिए ये समझो सब्सिडरी कंपनी जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पूरा कंट्रोल करते हैं, है ना। सब्सिडरी कंपनी इज एज गुड एज अपना, मतलब ये समझ लो कि वो अपन जैसा कहेंगे वैसा ही वो करेगा। एसोसिएट का मतलब हमारे साथ साथ चलने वाला, राइट। एसोसिएट हमारा साथी है। जॉइंट वेंचर हम दोनों मिलजुल के काम करते हैं, राइट। सीधी बात है, सब्सिडरी कंपनी के अंदर आपका कंट्रोल है। अब कंट्रोल जनरली आपने सोचा होगा, पहले पढ़ा होगा कि कंट्रोल कैसे आता था, मोर देन 50% वोटिंग राइट से आता है। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, कंट्रोल दोनों पार्टी के पास में ही नहीं रहता और दोनों ही के पास में रहता है, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर। दोनों का ही कंट्रोल है। और एसोसिएट में हमारे पास में कंट्रोल नहीं रहता, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता है, जो कि 20% मताधिकार वोटिंग राइट से अपने को मिल सकता है। तो अभी के लिए इतना जो नॉलेज है वो सफिशिएंट होगा जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी और एसोसिएट को समझने के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं फेलो सब्सिडरी के बारे में। तो ये फेलो सब्सिडरी क्या है भाई? फेलो सब्सिडरी का मतलब है कि होल्डिंग की सब्सिडरी जो मेरे से कोई रिलेशन नहीं रखती है, लेकिन सिंस वो होल्डिंग की सब्सिडरी यानी मेरा जो मालिक है उसकी वो सब्सिडरी है, राइट। मेरा जो मालिक है उसकी वो सब्सिडरी है, लेकिन वो मेरी सब्सिडरी नहीं है। तो ऐसे सब्सिडरीज को हम क्या कहते हैं, फेलो सब्सिडरीज। तो आप सोच के बताना, क्या ये फेलो सब्सिडरी के ऊपर भी इंड एस एप्लीकेबल होगा? एंड द आंसर इज नो, ये फेलो सब्सिडरीज पर इंड एस नहीं लगेगा। ये सिर्फ क्या, देखो इसको रूल को, जो अपना रूल है इसको वापस पढ़ो, देखो क्या कहता है। जिस कंपनी पर इंड एस लगा, यानी इस कंपनी के ऊपर इंड एस लगे, ठीक है, ये वाली कंपनी के ऊपर इंड एस लगे अपने, तो इसी कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स के ऊपर इंड एस लगेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर इसके भी होल्डिंग सब्सिडरी, इसके भी होल्डिंग सब्सिडरी, इसके भी होल्डिंग सब्सिडरी, अगर ऐसा किया तो एक इनफाइनाइट लूप जो है जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब ग्रुप में किसी के पूरे ग्रुप के मेंबर्स में किसी भी कंपनी के ऊपर इंड एस लग गया तो सभी पूरे ग्रुप के ऊपर इंड एस लग जाएगा, फिर तो ऐसी वाली हालत हो जाएगी। इसलिए आंसर गलत है भाई कि इंड एस अगर आपके लगे हैं, किसके ऊपर लगे हैं, इंड एस अगर आपके कंपनी के ऊपर लगे हैं तो सिर्फ आपकी ही होल्डिंग सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर एसोसिएट के ऊपर इंड एस लगेंगे। उनके होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी पर इंड एस नहीं लगेंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है आपको? तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि देखो इंड एस कहां लगेंगे, येलो हाईलाइट कर रहा हूं। इंड एस होल्डिंग पे भी लगेंगे, इंड एस एबीसी कंपनी पे भी लगेंगे और इंड एस सब्सिडरी कंपनी के ऊपर भी लगेंगे, ठीक है। लेकिन सब्सिडरी कंपनी सिर्फ होल्डिंग कंपनी का है, उसके ऊपर इंड एस नहीं लगेंगे। बिकॉज ऑफ फेलो सब्सिडरी इंड एस इस कंपनी के ऊपर नहीं लगेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो बात आप लोग? ठीक है। अब ये वाली बात अपन ने डिस्कस कर ली, तो यहां पर एक कंफ्यूजन आता है। वो कंफ्यूजन क्या आता है कि ये सारे ग्रुप के लोग इंड एस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, सारे ग्रुप के लोग। एचपी बना रहा है, एबीसी भी बना रहा है और एक सब्सिडरी कंपनी है वो भी बना रहा है। सपोज करो ये है सब्सिडरी कंपनी 1 और ये है मान लो सब्सिडरी कंपनी 2। सब लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, लेकिन S2 पे इंड एस नहीं लग रही। समझ पा रहे हो बात आप लोग? S2 पे इंड एस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आ रही है, लेकिन स्टिल S2 को इंड एस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे बताता हूं। क्योंकि जब H कंसोलिडेट करेगा ना सारे एंटिटीज को, सारे एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट करेगा, तो सब उसको इंड एस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देंगे, सब उसको इंड एस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देंगे। लेकिन बेचारा S2 ही एक ऐसा है जो इंड एस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देगा। तो H क्या बोलेगा? बोले पहले भाई तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंड एस से बनाओ, तभी हम तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट कर पाएंगे, अदरवाइज कंसोलिडेशन हो नहीं पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि कंसोलिडेशन किसी कंपनी का तो एएस के साथ हो रहा है, किसी का इंड एस, पूरे ग्रुप में सेम अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये जो S2 है
इसको मजबूरन एक अलग से इंड एस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर एच को देनी पड़ेंगे। हाँ, S2 अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या कर सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना सकता है, लेकिन इसको CFS बनाने के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस में कन्वर्ट करके देने पड़ेंगे। तो यहां पर कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं, S2 के ऊपर कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं है कि वो अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करें, इंड एस से बनाए, लेकिन S2 कंपनी को कंसोलिडेट को फैसिलिटेट करने के लिए इंड एस सेट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर अपने मालिक दैट इज होल्डिंग कंपनी को देने पड़ेंगे। आर वी क्लियर अबाउट दैट? बात समझ में आई या नहीं आई आपको? ठीक है, तो भाई ये हुआ डिस्कशन अपना किसका, थ्रेशोल्ड का, जहां पे अपन ने इंड एस की एप्लीकेबिलिटी देखी, नेटवर्थ क्राइटेरिया देखा, ग्रुप में उसकी एप्लीकेबिलिटी को समझा। ठीक है, सो ये हमने देखा मैंडेटरी कंप्लायंस का फर्स्ट फेज, जहां पे किसी कंपनी के ऊपर मैंडेटरीली इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आती है, तो उसका थ्रेशोल्ड अपन कब से चेक करते हैं और उसके ऊपर इंड एस अपने को कब से लगाने हैं, और कौन कौन सा कंपनी जो है उसके स्कोप में जो है वो कवर होता है, राइट। कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी के ऊपर इंड एस लग गया तो उससे इफेक्टेड कौन कौन सी कंपनी के ऊपर इंड एस लगेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना दूसरा फेज मैंडेटरी कंप्लायंस का, जो 17-18 था, राइट। ये वाला फेज कौन सा था अपना, 16-17, दिस वाज 2016-17, और ये है अपना 17-18। ठीक है, यहां पर मैंडेटरी कंप्लायंस जो 17-18 वाला फेज था वो बेसिकली सारे लिस्टेड कंपनी के लिए था। लिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ लेस देन ₹500 करोड़, राइट। क्योंकि लेस देन 500 से मतलब जो मोर देन 500 वाला है वो तो फेज 1 में ऑलरेडी कवर हो ही चुका है ना, तो मतलब बाकी सारे की सारी लिस्टेड कंपनी यहाँ पे कवर हो जाएगी, राइट। दूसरा जो अनलिस्टेड कंपनीज है जिनका नेटवर्थ क्या है 250 करोड़ से 250 करोड़ को शामिल करते हुए उससे ज्यादा है, वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर 500 करोड़ से क्या है ज्यादा तो यहाँ पे कवर नहीं होगी, क्योंकि उनका जो फेज था वो फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज में वो कवर हो चुके थे। ठीक है ना। और इन जिन कंपनीज के ऊपर इंड एस लगा है इनसे रिलेटेड इनकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, राइट, इन्हीं कंपनी का होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और जेवी। याद रखना फेलो सब्सिडरीज कवर नहीं होते हैं, फेलो सब्सिडरीज पे ऑटोमेटिक इंड एस कवर नहीं होते, तो फेलो सब्सिडरीज पर भी क्या लगेंगे इंड एस, तो आंसर क्या होगा आपका नो, फेलो सब्सिडरीज पे इंड एस नहीं लगेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई आपको? ठीक है। इसके बाद में जो कंपनीज स्मॉल कंपनीज है, एसएमई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर इंड एस नहीं लगते हैं, इसका क्लैरिफिकेशन है। सेपरेट रोड मैप जारी किया गया है किन किन कंपनीज के लिए, देखिएगा जरा, एनबीएफसी, बैंकिंग और इंश्योरेंस, एनबीएफसी, बैंकिंग और इंश्योरेंस, तीनों कंपनीज हमारे जो सिलेबस में कवर नहीं है सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। हालांकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ये पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और रियलिटी के अंदर अभी इंडस्ट्रीज में एनबीएफसी, बैंकिंग और इंश्योरेंस के अंदर ट्रांजिशन फेज चल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं आज के दिन इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर अभी इंड एस की एप्लीकेबिलिटी को डेफर कर दिया गया है, यानी अभी डिसीजन नहीं लिया जा रहा कि इंड एस लगाएं या ना लगाएं। सेम हालत क्या है बैंकिंग कंपनीज के साथ में भी है कि बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी इंड एस जो है वो बेसिकली अभी क्या कर दिए गए हैं, डेफर कर दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन एनबीएफसी कंपनी जो है, कौन सी कंपनीज, एनबीएफसी कंपनीज के ऊपर इंड एस अभी अप्लाई हो चुके हैं। आ रही बात समझ में, राइट। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर अभी डेफर एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेबल तो इनके ऊपर भी होंगे लेकिन एज ऑफ नाउ अभी नहीं होंगे। इंश्योरेंस कंपनीज और बैंकिंग कंपनीज दोनों के लिए ही, बैंकिंग के लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस अभी इशू कर रखा है कि अभी इंड एस की एप्लीकेबिलिटी नहीं हो पाएगी। और इंश्योरेंस कंपनीज का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो होता है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो होता है इसने क्या किया कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए गाइडलाइंस जारी कर रखी है कि ये लोग इंड एस अभी नहीं लगाएंगे। हालांकि एनबीएफसी कंपनीज के ऊपर अभी रिसेंटली इंड एस इंप्लीमेंटेशन का एक गाइडेंस आया है, जहां पर ये बताया गया है
कि एनबीएफसी कंपनी को इंड एस कैसे लगाने हैं। तो जैसे अपने फेज थे ना नॉर्मल कंपनीज के, अगर आपको पता चला एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस, इन कंपनीज को भी इंड एस लगाने हैं, लेकिन इनका सेपरेट रोड मैप है। तो जो अपना पुराना वाला ये वाला जो रोड मैप था जो हम अभी पढ़ के आए हैं, ये रोड मैप अदर देन एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज के लिए था, ठीक है ना। एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए अलग रोड मैप है। तो आप ये समझिए कि बैंकिंग इंश्योरेंस को तो आप जाइए भूल अभी, क्योंकि इनका अपने को कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इस पे इंड एस लगे ही नहीं है। एनबीएफसी के ऊपर इंड एस लग गए हैं, तो देखिएगा जरा एनबीएफसी के ऊपर इंड एस कैसे लगे हैं, ठीक है। तो एनबीएफसी का इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा अपना, बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि एनबीएफसी के चैप्टर्स जो है वो हमारे सिलेबस में कवर नहीं है, ठीक है। तो वही बात 500 जो करोड़ का लिमिट है अपना, सबसे पहला फेज इनका ये था जो 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ। कब से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2018 से। यानी आपको क्या करना है, अगर आपकी कंपनी 500 करोड़ से ज्यादा के नेटवर्थ की है या 500 करोड़ का उसका नेटवर्थ है, तो आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी कब आ जाएगी एनबीएफसी के ऊपर? उसकी एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी 18-19 के फेज से। कब से एप्लीकेबिलिटी आएगी? 18-19। और यदि कोई एनबीएफसी कंपनी क्या है, लिस्टेड है, क्या है, लिस्टेड है, और उसका नेटवर्थ 250 करोड़ और उससे ज्यादा है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी 2019-20। तो कहने का मतलब प्रोविजन तो सारे के सारे सेम है, बस फाइनेंशियल ईयर चेंज है। फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी कब से आ रही है? 18-19 से। दूसरी एप्लीकेबिलिटी कब से आ रही है? 19-20 से। जी हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहाँ पर इन लोगों के लिए वॉलेंटरी फेज नहीं था। ये लोग वॉलेंटरी इंड एस नहीं लगा सकते, ना तो एनबीएफसी वॉलेंटरी इंड एस लगा सकता है, ना बैंकिंग, ना इंश्योरेंस। तीनों की तीनों कैटेगरी अपने आप से इंड एस नहीं लगा सकते, भले ही चाहे उनके इंड एस समझ में आ गए हो। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो कहने का मतलब ये हुआ कि एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस, इन पर अर्लियर एप्लीकेबिलिटी पॉसिबल नहीं हो सकती, राइट। इनको इंड एस लगाने पड़ेंगे फेज के हिसाब से ही, जब जिस फेज में जो एप्लीकेबल होगा तब से। यानी कहने का मतलब अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट एनबीएफसी कंपनी अपना इंड एस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब से बना सकती है? 18-19 से। इससे जल्दी नहीं बनाया जा सकता। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर अपनी ये वाली कंपनीज है, तो इसका जो वॉलेंटरी फेज था वो क्या था अपना? 2015-16, राइट। तो 2015-16 का जो अपना वॉलेंटरी फेज था ना, तो ऐसी कंपनीज भी 2015-16 के पहले इंड एस नहीं लगा सकती। यानी 2015-16 के बाद में ही इंड एस लग सकते हैं। 15-16 से वॉलेंटरी बेसिस पर इंड एस लग सकते हैं, उसके पहले नहीं। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं आपको कि एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बहुत सारी इंडिया में सब्सिडरीज कंपनी है, राइट। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर खुद एक सब्सिडरी कंपनी है यूनिलीवर पीएलसी का। मदर कंपनी इसका जो है वो है कहाँ? लंदन के अंदर। तो लंदन में जो यूनिलीवर पीएलसी है, ये अल्टीमेट जो है पेरेंट कंपनी है सारे के सारे यूनिलीवर कंपनीज का। मैं बता दूं आपको, इंडिया के अंदर ये यूनिलीवर जो कंपनी है, इसका एंट्रेंस जब हुआ था तब इन लोगों ने हिंदुस्तान वनस्पति उद्योग करके एक कंपनी थी, उसके साथ में लीवर ब्रदर्स जो थे उन्होंने मर्जर किया था। तो उस समय उन्होंने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड करके एक कंपनी बनाई थी। और फिर बाद में लेटर ऑन 2007 के अराउंड इन्होंने क्या कर दिया, सारा का सारा जितना भी यूनिलीवर का, ये लीवर ब्रदर्स का जो कंपनीज है, उन सबको यूनाइटेड कर दिया और बना दिया यूनिलीवर। यानी हर देश में एक यूनिलीवर कंपनी है। जैसे हिंदुस्तान यानी इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर, पाकिस्तान में पाकिस्तान, चाइना में चाइना, नेपाल में नेपाल, सिंगापुर में सिंगापुर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बताऊं तो हर एक कंट्री में इनका एक सब्सिडरी कंपनी है। अब देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर पहले पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते थे, ठीक है। अब हुआ ये कि सिंस हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया में काम करता है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ सब्सिडरी ऑफ यूनिलीवर। तो देखिए, यूनिलीवर जब अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, तो इसे क्या करना होता है, अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी भी सब्सिडरीज है सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन पाए, किसके, उसके मालिक यानी यूनिलीवर पीएलसी के सीएफएस बन पाए, इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बेसिस
पर भी ये बुक्स को मेंटेन करना पड़ता था, यानी एचयूएल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी अकाउंटिंग करता था और आईएफआरएस से भी अकाउंटिंग करता था। ठीक है, एएस वाले बुक्स को कहते हैं अपन इंडियन बुक्स, राइट, और आईएफआरएस वाले बुक्स को अपन लंदन बुक्स कहते थे। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी सेम एंट्री आपकी एक जगह पे पास हो रही है और दूसरे जगह पे पास हो रही है। दूसरा बुक्स दो बुक्स क्यों मेंटेन कर रहा था हिंदुस्तान यूनिलीवर? क्योंकि उसका जो अल्टीमेट मालिक है उसके ऊपर क्या लग रहे थे? आईएफआरएस, क्योंकि वो एक लंदन की कंपनी है, इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस में भी बनाने पड़ते थे। स्टिल मैं आपको बता दूं, अब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर तो हमेशा से आईएफआरएस जानता है, हमेशा से ही आईएफआरएस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते आ रहा है, लेकिन 2015-16 ये जो फेज था अपना वॉलेंटरी फेज, इस फेज के पहले किसी भी दिन एज पर इंडियन लॉ हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंड एएस से नहीं बना सकता। समझ पा रहे हो बात? 2015-16 से ही बनाने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको एक बात और बता दूं आपके जानकारी के हिसाब से, 2015-16 में हिंदुस्तान यूनिलीवर चाहे तो इंड एएस लगा सकता था, क्योंकि आईएफआरएस तो वो ऑलरेडी लगा ही रहा था और इंड एएस में क्या ज्यादा डिफरेंस होते नहीं है, लेकिन स्टिल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने वॉलेंटरी फेज में इंड एएस नहीं लगाए थे, कंपल्सरी फेज में ही इंड एएस लगाए थे। आ रही बात समझ में? तो ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए बताया कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज की सब्सिडरी कंपनीज है, तो वो कंपनीज दो प्रकार से अकाउंट्स बनाती हैं, एक तो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से और एक अपने मदर कंपनी के ऊपर जो आईएफआरएस लगते हैं उसको कंसोलिडेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन स्टिल ऐसी कंपनियों को भी इजाजत नहीं है कि 2015-16 के पहले वो वॉलेंटरी बेसिस पर क्या लगाएं? इंड एएस लगाएं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये अपना एनबीएफसी का क्या हो गया? फ्रेमवर्क हो गया, रोड मैप हो गया। अब यहां पर इसका नेटवर्थ कब से चेक किया जाएगा? तो जो अदर देन एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी था, उनका आपने नेटवर्थ कब चेक किया था? 31 मार्च 14 को। और आप इसका नेटवर्थ सबसे पहले कब चेक करेंगे? 31 मार्च 16 को। आ रही बात समझ में आपको? देखिए, नेटवर्थ का जो थ्रेशोल्ड है एनबीएफसी कंपनीज के लिए, आपको कब से चेक करना स्टार्ट करना पड़ेगा? ये आपको चेक करना स्टार्ट करना पड़ेगा 31 मार्च 16 से ही। कब से? नेटवर्थ टू बी टेस्टेड 31 मार्च 16। तो आपकी ये स्लाइड है, इसी में आप अपने नेटवर्थ का जो टेस्ट है वो लिख सकते हैं कि नेटवर्थ टेस्टेड कहां से होगा? 31 मार्च 16 से ही आपका नेटवर्थ का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर 31 मार्च 16 को जो जैसी भी नेटवर्थ है उसके बेसिस पर या तो आपकी एप्लीकेबिलिटी 18-19 से आएगी या कब से आएगी? 19-20 से। तो फर्स्ट टेस्ट कब से चालू हो जाएगा? 16 से। फिर अपन हर ईयर एवरी ईयर क्या करेंगे? नेटवर्थ का टेस्ट करेंगे, और जैसे ही आपका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाता है, आप इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी के दायरे में, स्कोप में आ जाते हैं। तो आई होप ये सारी बात आप सबको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, रोड मैप फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स। आरआरबीज के ऊपर इंड एएस अभी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं इनके ऊपर जो बैंक का जो रोड मैप है वो आया था। रोड मैप बनाया तो था 1 अप्रैल 2018 विद कंपैरेटिव्स, राइट। सेम वो का वही इसके अंदर आपका जो प्रोविजन है होल्डिंग सब्सिडरी जेवी, अगर आपका किसी पर्टिकुलर बैंक के ऊपर इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी आ गई तो उसके होल्डिंग सब्सिडरी के ऊपर आ जाएगी। सेपरेट और कंसोलिडेशन जो दोनों होगा, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आपके इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एएस। ये जो छोटे बैंक है ना, अर्बन और रूरल वाले, इनको इंड एएस की लगाने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस का रोड मैप बनाया था 2020 से, बट स्टिल ये बैंक और इंश्योरेंस अभी हमारे काम के नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर डेफर हो चुके हैं इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी। जब तक कोई दूसरा नोटिफिकेशन सरकार इशू नहीं कर देती तब तक ये सारा प्रोविजन जो क्या है, स्क्रैप है। तो ये दोनों को आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है।
until unless we get a fresh notification by the regulatory authority कि when to apply Ind AS for these type of company। ठीक है, यहां पे आता है अपना कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। अभी तक अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो ये डिस्कस किया कि अपना Ind AS कब से लगना है, नेटवर्थ का टेस्ट कब करना है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अपना Ind AS अपने को कब लगाना है और नेटवर्थ का टेस्ट कब से करना है। आ रही बात समझ में आपको? तो ये सब सीखने के बाद में अब अपने को ये सीखना है कि नेटवर्थ जो है वो कैसे निकाला जाएगा। तो आप सब जानते ही हैं कि नेटवर्थ बेसिकली क्या होता है। अगर आपके बहुत सारे एसेट्स हैं और आपकी बहुत सारी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, तो आपके सारे एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज अगर आप माइनस कर देंगे तो आप जानते हैं कि आपके पास में जो बचेगा वो डेटा जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, नेटवर्थ ही होगा। ठीक है ना। तो आपका जो शेयर होल्डर्स का फंड है, शेयर होल्डर्स का जो फंड है वही बेसिकली आपका क्या है, नेटवर्थ। लेकिन कंपनीज एक्ट इसके ऊपर एक गाइडलाइंस इशू कर रखा है कि किसी कंपनी को नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो देखो ये कहता है कि कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस नेटवर्थ। ये क्लॉज 57 ऑफ सेक्शन 2 ये डिफाइन करता है नेटवर्थ क्या है। तो ये भाई नेटवर्थ क्या है, एक तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरा ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, सारे के सारे वो रिजर्व्स जो प्रॉफिट से बनाए गए हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस करना, डेफर्ड एक्सपेंडिचर को भी माइनस करना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस को भी माइनस करना। कहने का मतलब अगर आपको बैलेंस शीट ऐसी दे क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे आपका मान लो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, अदर एसेट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिख दे कि यहाँ पे P&L का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है वो उनका डेबिट बैलेंस है जो उनको अपने राइट ऑफ नहीं किया है, ठीक है, कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है। कहने का मतलब ये जो वेस्ट एसेट्स हैं जो आपने एसेट साइड में लिख रखी है, क्वेश्चन में हो सकता है, रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सब के सब लॉसेस जो हैं वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव दिखते हैं, लेकिन वो आपको क्वेश्चन वाला आपसे काम करवाने के लिए इन सबको एसेट साइड में लिख सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी एक्चुअल जगह क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जहां पे नेगेटिव फिगर में दिखेंगे। आ रही बात समझ में? तो आपको ये सब चीजें उसमें काउंट नहीं करनी। आ रही बात समझ में आप सब लोगों को? ठीक है। तो फिर कहता है यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो रिजर्व्स डू नॉट इंक्लूड, रिजर्व्स में वो रिजर्व्स नहीं आएंगे जो क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमालगमेशन। तो यहाँ पे 3 चीज बताई गई है। रिजर्व्स में क्या नहीं आएगा, सबसे पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये नेटवर्थ का पार्ट नहीं बनेगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व आपके नेटवर्थ का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये प्रॉफिट से रिजर्व नहीं बनता। आप क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो आपका एक रिजर्व भी बढ़ जाता है। तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा इसके अंदर। आ रही बात समझ में? दूसरा, रिवैल्यूएशन रिजर्व के जैसा ही एक कैपिटल रिजर्व होता है, ठीक है, जो अमालगमेशन आपने आईपीसीसी में पढ़ा होगा, इंटर के अंदर अमालगमेशन का जो चैप्टर है, अमालगमेशन में जब हम किसी दूसरे कंपनी को खरीदते थे तो क्या होता था कि कई बार जब उसको सस्ते दाम पे खरीदते थे ना, सस्ता परचेज कंसिडरेशन पे लेस कर दिया अपन ने और नेट एसेट्स बहुत सारे एक्वायर कर लिए, तो उस कंडीशन में अमालगमेशन के अंदर, अमालगमेशन में आपका एक कैपिटल रिजर्व जनरेट होता था। तो ये कैपिटल रिजर्व भी इसका नेटवर्थ का पार्ट नहीं बनेगा। आ रही बात समझ में आप सब लोगों को? फिर आता है लास्ट चीज, वो है reserves created because of right back of depreciation, right back of depreciation। सर ये बताओ ये क्या चीज है? ये दोनों तो हम जानते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन वाली क्या चीज है? तो देखो पहले क्या हुआ करता था कि हम जब डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते थे, सपोज कीजिए आपने एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगाया और आपको लगाना था डब्ल्यूडीवी से, तो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का प्रोविजन क्या कहता था कि जैसे सपोज करो आपने फर्स्ट 4 ईयर तक आपने एक्स अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अभी आने वाले ईयर में आपको अपना मेथड जो है वो चेंज करना है। तो जब आपको मेथड चेंज करना है ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि 5th ईयर से क्या चेंज करना, आपको रिट्रोस्पेक्टिवली रिकैलकुलेट करना होता था कि मुझे ये डेप्रिसिएशन लगाना है वाई अमाउंट का,
आ रही बात समझ में। और फिर आपको क्या करना होता था, आगे अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता था। तो ये राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब ये कि सपोज कीजिए आपने 5th ईयर तक एसएलएम से 10 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है, और आपको रिटर्न डाउन वैल्यू से जो डेप्रिसिएशन लगाना था वो डेप्रिसिएशन सिर्फ आ रहा है मान लो 6 रुपए का। कितने का डेप्रिसिएशन आ रहा है, 6 रुपीज का। तो आपने देखिए एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाया ना, 10 रुपए तक का डेप्रिसिएशन लगा दिया, जबकि लगाना कितना चाहिए था, 6 रुपए का। तो आपको 4 रुपए का डेप्रिसिएशन क्या करना होता था, वापस P&L में रिस्टोर करना होता था। उसको कहते हैं अपन राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन। उसे क्या कहते हैं, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन ये राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन जो है आज के समय में इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बदल गया और अपने इंडिया में तो कभी से ऐसा रूल था ही नहीं। आपको जब से भी डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना है, आपको सिर्फ प्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन करनी है। पहले रिट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन होती थी, अभी आपको क्या करनी है, ओनली प्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन। लेकिन ओल्डर टाइम में रिट्रो कैलकुलेशन होती थी, रिट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन होती थी, जिसकी वजह से ये रिजर्व्स जो है वो बढ़ जाते थे आपके बिकॉज ऑफ राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, और अपन इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे। इसलिए ये चीज भी आपकी नेटवर्थ में शामिल नहीं होगी। ये गाइडेंस दे रखा है अपने इंस्टीट्यूट ने, कंपनीज एक्ट ने, कि आपको नेटवर्थ में क्या क्या शामिल करना है। फिर दूसरी बात ये कहता है कि नेटवर्थ कैलकुलेशन जो होगी वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे करी जाएगी। कैसे करी जाएगी, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर। भाई देखो, ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर नेटवर्थ की कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी। तो देखो सीधी बात है, यहां पर नेटवर्थ की जो कैलकुलेशन है सॉरी, जैसे सपोज करो एबीसी कंपनी के ऊपर इंडेक्स लगाने हैं, ठीक है ना। तो एबीसी कंपनी का एक तो बनेगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एबीसी कंपनी का ही एक बनेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये नेटवर्थ आपको एबीसी के एसएफएस के बेसिस पे देखना है। किसके ऊपर बेसिस, किसके बेसिस के ऊपर देखना है, एसएफएस रादर देन सीएफएस, ठीक है। इसके बाद में कहता है कि नेटवर्थ कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एंड अप्लाई इन डेयर फ्रॉम द इमीडिएट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अच्छा ठीक है भाई, सीधी बात है, नेटवर्थ कैलकुलेट हो गया आपका। अगर नेटवर्थ थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया में मीट हो जाता है तो आपको नेक्स्ट ईयर से क्या करना है, इंडेक्स लगाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका नेटवर्थ का जो थ्रेशोल्ड है 31 मार्च 16 को मीट हुआ, तो आपको क्या करना है, 17-18 से इंडेक्स लगाने हैं। कब से इंडेक्स लगाने हैं, 17-18 से। इसका मतलब फर्स्ट नेटवर्थ का क्राइटेरिया जिस दिन मीट हो गया उसके नेक्स्ट ईयर से आपको क्या करना है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाने हैं। तो ये था अपना कुछ प्राइमरी डिस्कशन। और दूसरी बात आपको बता दें, ये तो बात इंप्लाइड ही है कि नेटवर्थ जो है एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर निकाली जाएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर निकाली जाएगी। देखिए आप इंडेस में जाने वाले हैं, राइट, तो इंडेस में जाने वाले हैं, इसका मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पुराने ही होंगे ना, तो पुराने स्टैंडर्ड से बने होंगे, तो पुराने स्टैंडर्ड के बेसिस पर ही नेटवर्थ जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमको नेटवर्थ का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, और किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे करना है, और उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो कौन से लगने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इसने कि किसी कंपनी का नेटवर्थ 31 मार्च 17 को मीट हुआ है थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया, तो उसे 17-18 से इंडेक्स लगाने हैं। किसी का 18 को मीट हुआ है तो उसको 18-19 से इंडेक्स लगाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट बात डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि अगर एक इंडियन कंपनी है विच इज अ होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी, ओके, और उसका एक ओवरसीज सब्सिडरीज है, यानी एक इंडियन कंपनी का फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है, उसका कोई फॉरेन एसोसिएट है, फॉरेन जॉइंट वेंचर है, और कोई अदर सिमिलर एंटिटीज है, वो अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने लोकल गैप के अनुसार बना सकते हैं। जैसे सपोज करो आपका इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी है, लेट्स से ये एबीसी कंपनी है और इसका एक ओवरसीज सब्सिडरी है, ठीक है, तो ये सब्सिडरीज जिस भी कंट्री के अंदर होगा उस कंट्री के लोकल गैप से अपना अकाउंट्स बनाएगा, लेकिन एबीसी कंपनी को इंडेस के हिसाब से भी अकाउंट्स बना के देगा, ताकि एबीसी कंपनी क्या कर सके, इस सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सके, कंसोलिडेट कर सके। और ऑब्वियस सी बात है, देखो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट दिन क्लास में यही सिखाया था कि देखिए जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा होंगे उतनी दिक्कत बढ़ती जाएगी,
ठीक है ना। इसलिए बेहतर होगा कि पूरे ग्लोब में एक सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चले, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है। कुछ डेविएशंस के साथ में हर कंट्री के अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे आप यूएस में जाएंगे तो यूएस के गैप अलग हैं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं। हमने भी आईएफआरएस के सिमिलर ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना लिए अपने, ताकि क्या है, ये डिफरेंस जो है वो कम से कम हो। ठीक है, तो यही बात इसमें लिखी हुई है यहाँ पे कि इंडिया की ये जो कंपनी है, इंडिया की कंपनी के ऊपर अगर इंडेस लग रहे हैं तो उसको वॉलंटरीली या मैंडेटरीली जो इंडेस लगाने हैं वो इंडेस कैसे लगाएगा, वो कि अपने खुद के ऊपर इंडेस अगर लग गए तो अपने सब्सिडरी को अगर वो कंसोलिडेट करेगा तो उसको भी इंडेस के हिसाब से ही कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट बात है, ये कहता है व्हेन इंडियन कंपनी इज अ सब्सिडरी, एसोसिएट या जेवी एंड अदर सिमिलर एंटिटीज ऑफ फॉरेन कंपनी। अब ये एग्जांपल है, एकदम जस्ट उल्टा हो गया कि इंडिया में जो भी कंपनी है, मान लो ये जो कंपनी है एबीसी कंपनी, ये सब्सिडरी कंपनी है किसका, होल्डिंग कंपनी जो बाहर है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्या होगा, ये कहता है इंडियन कंपनी शैल प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस ईदर वॉलंटरीली और मैंडेटरी एज द केस में बी। यानी कहने का मतलब इस सब्सिडरी कंपनी के ऊपर इंड एस अगर लग गए तो इसे क्या करना पड़ेगा, इंड एस कंप्लाई करने पड़ेंगे। अगर इसके ऊपर इंड एस नहीं लगे तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अपने को अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और ये जो सब्सिडरी है इसका जो मालिक है ये एक होल्डिंग कंपनी, तो ये होल्डिंग कंपनी जिस भी कंट्री में है उस कंट्री के गैप के बेसिस पर इस कंपनी को एक नए सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको बनाकर देने पड़ेंगे ताकि ये होल्डिंग कंपनी क्या कर सके, इसको कंसोलिडेट कर सके। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने मदर कंपनी यूनिलीवर को आईएफआरएस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देता है। आ रही बात समझ में। यानी अगर मैं आपको एक बात और क्लियर करके दूं तो समझो कि ड्राइंग्स गड़बड़ हो सकती है, मेरी कोई खास बात नहीं है उसमें। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के ऊपर अब आज के दिन तो इंडेस लग गए हैं ना। अगर आप उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट स्टडी करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कंपनी के ऊपर इंडेस लग गए हैं। और कब से लग गए, 16-17 से। ठीक है, 16-17 फेज 1 से ही इंडेस लग चुके हैं, क्योंकि ये लिस्टेड है और इसका नेटवर्थ भी 500 करोड़ से तो ज्यादा है। तो अब हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडेस लग गए, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो मदर कंपनी है वो तो बाहर है। बाहर है कौन, लंदन में बैठा है यूनिलीवर पीएलसी, यूनिलीवर पीएलसी। तो भैया यूनिलीवर पीएलसी ये जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर लगते हैं क्या, आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर पे क्या लगते हैं, इंड एस। भले ही चाहे आईएफआरएस और इंड एस आपस में 90% से भी ज्यादा सेम हो, लेकिन 10% का तो डेविएशन है ना। तो देखो भाई क्या होगा, अब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएगा इंड एस से, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएगा, आईएफआरएस से। और ये आईएफआरएस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के यूनिलीवर को भेज देगा। वो लगा, लो जी मालिक जी, आप मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लो और कंसोलिडेट करो। बिकॉज हिंदुस्तान यूनिलीवर कंसोलिडेट किसको होगा, यूनिलीवर के पास जाके होगा। तो एचयूएल को दूसरा सेट अपना बनाना पड़ेगा। तो देयर आर लॉट ऑफ कंप्लायंस issues are there with respect to applicability of Ind AS and IFRS। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है, पॉइंट जो स्लाइड नंबर 41 जो स्लाइड है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटिशन है ये 41 और 42। ओके, सो 41 और 42 वाली स्लाइड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसके लिए आपको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कंप्लायंस इशू बहुत सारे हैं। ये सारी बातें, ये जो बैकग्राउंड हमने सीखा, इसका हमारे सिलेबस में कोई डेडिकेटेड चैप्टर नहीं है। आ रही बात समझ में। हमारा सिलेबस तो डायरेक्ट चालू हो जाता है इंड एस से। ठीक है, बाकी उसके अंदर शेड्यूल 3 जरूर है, शेड्यूल 3 का एक एनेक्शन हमारे मॉड्यूल में आपको मिलेगा। लेकिन ये जितना भी अपन ने बैकग्राउंड डिस्कशन किया है, किसके ऊपर इंड एस लगेंगे, किसके ऊपर नहीं लगेंगे, नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट किया जाना है, राइट, कब कैलकुलेट किया जाना है, एनबीएफसी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब कंपनीज वगैरह क्या होती है, इनके ऊपर कब इंड एस लगेंगे, ये सारा बैकग्राउंड मैं तो ये समझता हूं कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट में जाने के पहले आपको जानना जरूरी होगा। इन सब चीजों के ऊपर अपना 2-2.5 घंटा इन्वेस्ट हुआ तो ये इन्वेस्टमेंट अपने लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि अब अपन इन सब चीजों का बैकग्राउंड जानने लगे, टर्मिनोलॉजी को जानने लग गए हैं। आ रही बात समझ में आप सब लोगों को।
ठीक है। तो इसका एक डिस्कशन जो है, अपना कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन अभी खत्म हो चुका है। अब इस कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के बाद में हम अब लोग क्या करेंगे, ये जो रोड मैप अपन ने सीखा है किस कंपनी के ऊपर इंडेक्स लगेंगे या नहीं लगेंगे, इनको और अच्छे से समझेंगे बाय वे ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और ये क्वेश्चंस हमने इंस्टीट्यूट्स के लिए हैं और इंस्टीट्यूट के वेबसाइट के ऊपर वो मटेरियल अवेलेबल है। मैंने भी आपको वो मटेरियल कंपाइल करके दे रखा है, ठीक है। तो उस मटेरियल के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि हाँ जी हमको रोड मैप जो है वो समझ में आया है या नहीं। अच्छा, वहां पर जाने के पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, कुछ एक फंडामेंटल्स और क्लियर करने रह गए। वो ये हैं कि कुछ एब्रीविएशंस जो अपने को समझने हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो अपना फ्रेमवर्क है, ठीक है, फ्रेमवर्क वो दो प्रकार के हैं। एक तो इंड एस बेस्ड फ्रेमवर्क है, एक है IFRS बेस्ड फ्रेमवर्क, और एक इंडिया के अंदर क्या है, पुराना वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड फ्रेमवर्क। फिर इसमें जो नेक्स्ट है वो है IAS। मैंने आपको कहा था कि 2001 से पहले जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो IAS कहलाते हैं। 2001 के बाद में जो इश्यू है उसको अपन कहते हैं IFRS, ठीक है। ऐसे ही कुछ दो एब्रीविएशंस और हैं जो बताने रह गए थे। ये है SIC और IFRIC, राइट। SIC और IFRIC, SIC इसको कहते हैं स्टैंडर्ड्स इंटरप्रिटेशन कमिटी, राइट। जो IAS बने थे ना 2001 के पहले, 2001 के पहले जितने भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने थे, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरप्रिटेट कैसे किया जाए, यानी होता ना कि कैसे बेयर एक्ट में कोई चीज लिखी हुई है तो उसको कैसे समझना है, तो एक और फर्दर गाइडलाइंस जहां पर जो कंटेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का उसको समझाने के लिए, उसका इंटरप्रिटेशन बताने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या था, स्टैंडर्ड्स इंटरप्रिटेशन कमेटी, ठीक है। ये बेसिकली किसको इंटरप्रिटेट करती थी, IAS को। जैसे 2001 आया, मैंने कहा था ना नामकरण चेंज हो गया था ना सबका, IAS क्या बन गए थे, IFRS। तो पोस्ट 2001 IAS बन गए थे आपके IFRS। तो IFRS को इंटरप्रेट करने के लिए बना दिया गया IFRIC। IFRIC का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी। तो सिंपल सी बात है, दोनों कमेटी का काम क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का इंटरप्रिटेशन बताना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का क्या बताना, इंटरप्रिटेशन बताना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कुछ एब्रीविएशंस जो हैं वो मैं आपको और बता देता हूं। ये होता है अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स। अब आपने ये मॉड्यूल में देखा होगा कि अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है। देखो, अपेंडिक्स का हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो है मतलब परिशिष्ट इसे कहते हैं, परिशिष्ट। और परिशिष्ट तो समझ में वैसे नहीं आएगा, बोले सर अपेंडिक्स भी कॉम्प्लेक्स था, परिशिष्ट भी पता नहीं क्या होता है। देखो सीधी बात है, अपेंडिक्स का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो आपके पास में कोई एक पर्टिकुलर एक्ट है, ठीक है। अब वो एक्ट किसी 3 से 4 पेज में लिखा हुआ है। अब उसी 3 से 4 पेज के कंटेंट में जो लिखा हुआ है उसको फर्दर एक्सप्लेन किया जाता है। तो अपेंडिक्स बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एक्ट है ना, एक्ट, वो एक्ट के सपोर्ट में, यानी उसी एक्ट में जो बातें लिखी हुई है उसके सपोर्ट में कुछ लिखा जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। और ये अपेंडिक्स बेसिकली क्या है कि एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके इंड एस के या IFRS के, है ना। तो हमने इंडिया के अंदर जैसे वहां पे इंटरनेशनली जो IFRIC या SIC जो बने हुए हैं, SIC स्टैंडर्ड्स इंटरप्रिटेशन कमेटी ने जो इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, या IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी ने जो इंटरप्रिटेशन दिए हैं, वो हम लोगों ने इंड एस के अपेंडिक्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो अपेंडिक्स वर्ड का मतलब समझ लेना कि अपेंडिक्स इज द सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट। सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होते हैं मदर डॉक्यूमेंट्स को रेफर करने के लिए। तो ये हुआ अपना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जहां पे अपन ने IFRS के बारे में समझा, IAS के बारे में समझा, IFRIC और SIC के बारे में समझा, नेटवर्थ क्राइटेरिया के बारे में समझा, थ्रेशोल्ड के बारे में समझा, इंड एस किस कंपनी के ऊपर लगने हैं, इन सब के बारे में समझा। तो अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के लिए। आई होप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो गई होगी। और इसके बाद में हम अब जो नेक्स्ट वीडियो जो अपन करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टिल इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल जंप टू शेड्यूल 3, राइट। हम सबसे पहले अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फ्रेमवर्क को समझेंगे
कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते कैसे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखते कैसे हैं, उनका फॉर्मेट कैसा है, क्योंकि आपने जो इंटर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे उससे ऑल टुगेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के कंटेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।